दोस्तों नमस्कार। ग्रामर गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ग्रामर को हम लोग जो इजी बनाने की इस यात्रा पे चले हैं, उस यात्रा में मेरे जो हमराई है उन सब का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमने जैसा कि कहा था कि हम इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से पढ़ेंगे, तो हम अपने उन साथियों के लिए बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामर। ग्रामर क्या है? तो ग्रामर क्या है, इसको अपने को विस्तार से समझना है। एवरी लैंग्वेज वेदर स्पोकन और रिटन हैज ए ग्रामर। प्रत्येक भाषा जो भी बोली जाती है और लिखी जाती है उसकी एक ग्रामर होती है। द होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज और ऑफ लैंग्वेजेस in general usually taken as consisting of syntax and morphology including inflection and sometimes also phonology and semantics। आमतौर पर भाषा की पूरी प्रणाली और संरचना मिलकर एक ग्रामर का रूप बनाती है। इसमें मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, पूरी प्रणाली और संरचना किसकी? ऑफ ए लैंग्वेजेस की। तो भाषा की पूरी प्रणाली और संरचना ये किससे मिलकर बनती है? वाक्य रचना, टेकन एज कंसिस्टिंग ऑफ सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी, और कभी कभी इसमें फोनोलॉजी और सिमेंटिक्स का भी रोल होता है। फोनोलॉजी मतलब ध्वनि विज्ञान और सिमेंटिक्स शब्दार्थ से मिलकर भी बनती है। तो इस प्रकार हम ये समझे हैं कि प्रत्येक जो भाषा होती है, चाहे वो रिटन हो चाहे वो स्पोकन हो, उसकी एक ग्रामर होती है। इसको अगेन सरल शब्दों में अपन बात करें तो ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द करेक्ट यूज ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर रूल्स का एक ऐसा सेट है, रूल्स का एक ऐसा गुच्छा है जिससे हम लैंग्वेज के करेक्ट यूजेज के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर जो भी भाषा का होता है, जैसे आपका एक सेंटेंस है राम इज ए बॉय, तो ये स्ट्रक्चर है, मेरे को दिखाई दे रहा है ये सेंटेंस है, इसमें SVC पैटर्न पे बना हुआ राम इज ए बॉय, तो स्ट्रक्चर है। इसको अपन सिंटैक्टिक भी कहते हैं। ये है जो लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी है, इसमें स्ट्रक्चर को सिंटैक्टिक कहते हैं। और सेंस जिसका अर्थ होता है उसको कहते हैं सिमेंटिक अर्थ। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। ये जो अपने को सामने दिखाई दे रहा है, एक एस सब्जेक्ट है, वर्ब है आगे दिया हुआ, तो इसको ये मतलब इसका एक सिंटैक्टिक पैटर्न है। और इसका एक एग्जैक्ट सेंटेंस का जो अर्थ आ रहा है इसको कहते हैं सिमेंटिक। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की किस तरीके से मतलब निर्माण होता है, उसकी ब्लॉक बिल्डिंग कैसे बनी हुई होती है, उसकी संरचना कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के सेंस में फनेम। लैंग्वेज की सबसे छोटी वाली इकाई है, उसे कहते हैं फनीम। फनीम को अपन लिख नहीं सकते क्योंकि लैंग्वेज हमेशा बोलने के ही काम में आती है। भाषा हमेशा भाषा से अपने एक्सप्रेशन विचार व्यक्त किए जाते हैं, बोली जाती है। तो फनीम क्या है? एक ध्वनि है। तो इस ध्वनि को अपन वैसे लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपन ने जैसे फोनेटिक्स में अपन ने सिंबल बनाए हैं, सिंबल के माध्यम से हम इनको राइट डाउन कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने आगे यहाँ लिख दिया है कि अपने जो फोनेटिक्स में 44 स्पीच साउंड होते हैं जिनको अपन सिंबल के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, उसमें उनको इस फनीम में रखा जाता है। फिर फनीम के बाद होती है मॉर्फेम। मॉर्फेम स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट होती है। भाषा की सबसे छोटी वाली इकाई है वो मॉर्फेम है। आगे मैं इन सब के बारे में विस्तार से आपको समझा दूंगा। एक बार आप देखो कि ब्लॉक बिल्डिंग किस तरीके से होती है। फिर मॉर्फेम एक या दो से अधिक मॉर्फेम मिला के वर्ड का निर्माण करते हैं। फिर 1, 2
या 2 से अधिक कितने भी वर्ड मिला के फ्रेज का निर्माण करते हैं, और फ्रेज से क्लॉज बनता है, और क्लॉज से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से डिस्कोर्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से किसी भी भाषा की संरचना होती है ग्रामेटिकल रूप में, जिसे हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मॉर्फेम। अब हम बात करते हैं मॉर्फेम की। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट मॉर्फेम है, मीनिंगफुल यूनिट है मॉर्फेम। और सबसे छोटी वाली बताई थी फनीम, लेकिन फनीम का अकेली का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फनीम सिर्फ एक ध्वनि होती है, तो अकेली ध्वनि जैसे ए, कै, तो इस तरीके से इनका कोई अर्थ नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है। मॉर्फीम होता है वो मीनिंगफुल यूनिट होती है। अब अपन इस एक सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। मोहन इज ए प्लेयर एंड ही प्लेज फुटबॉल। इसमें अपन देख रहे हैं नीचे मॉर्फीम कौन कौन से हैं। मोहन, मोहन एक मॉर्फीम है, इज मॉर्फीम है, ए मॉर्फीम है। फिर अपन बात करते हैं प्लेयर वर्ड, तो प्लेयर वर्ड है, इसके अंदर 2 मॉर्फीम है, एक प्ले है और एक ER है, अर। अगला वर्ड है एंड, ये एक मॉर्फीम है। फिर अपन बात करते हैं ही, ये एक मॉर्फीम है। प्लेज, प्लेज में प्ले प्लस एस, ये 2 मॉर्फीम से मिलकर प्लेज का निर्माण हुआ है। फुटबॉल, तो फुट प्लस बॉल, ये 2 मॉर्फीम से मिलकर फुटबॉल वर्ड बना है। तो जैसा कि अपन ने इस सेंटेंस के माध्यम से देखा, इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो एक मॉर्फीम से मिलकर बने हैं, और कई वर्ड ऐसे हैं जो एक या एक से ज़्यादा मॉर्फीम से मिलकर बने हैं। तो मॉर्फीम को इस आधार पे अपन समझ सकते हैं कि मॉर्फीम हमारे सामने 2 तरीके के मॉर्फीम आते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट मॉर्फीम और दूसरा है डिपेंडेंट मॉर्फीम, जिसको अपन फ्री और बाउंड मॉर्फीम भी बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट को फ्री मॉर्फीम बोल सकते हैं और डिपेंडेंट को बाउंड मॉर्फीम बोल सकते हैं। तो फ्री मॉर्फीम ऐसा है जिसका अकेले का कोई बिना किसी की सहायता के अर्थ हो। जैसे प्लेयर, प्लेयर में अपन ने 2 मॉर्फीम देखे, प्ले प्लस अर, ER। तो प्ले वाला जो मॉर्फीम है इसका अकेले का भी अर्थ निकल रहा है, एक सेंस है, एक वर्ड है ये। और आगे वाला जो अर या ER जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बाउंड मॉर्फीम है, डिपेंडेंट मॉर्फीम है, ये किसी अन्य पे डिपेंड है, इसका अकेले का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, तो इसलिए इसको बाउंड या डिपेंडेंट मॉर्फीम कहेंगे। अन्य एग्जांपल्स अपन देखते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड एक शब्द है जो कि 2 मॉर्फीम से मिलकर बना है, एक है ब्लैक और दूसरा है बोर्ड। तो इस शब्द को अपन देखते हैं तो इसमें दोनों ही मॉर्फीम फ्री मॉर्फीम है। ब्लैक का भी अलग से स्वतंत्र अर्थ है और बोर्ड का भी स्वतंत्र अर्थ है। तो 2 मॉर्फीम से बना है, दोनों ही फ्री मॉर्फीम है। फिर अपन बात करते हैं ब्लैक बर्ड। ये जो शब्द है ये भी 2 मॉर्फीम से मिलकर बना है और इसमें दोनों ही मॉर्फीम फ्री मॉर्फीम है। इसके अलावा मिल्की, मिल्की जो आपका वर्ड है ये भी 2 मॉर्फीम से मिलकर बना है। तो अगला जो वर्ड है मिल्की, इस मिल्की में भी 2 मॉर्फीम से मिलकर बना है, एक मिल्क और एक है ई की जो ध्वनि आ रही है वाई, जिसको अपन मिल्क प्लस वाई से डिवाइड करेंगे। तो मिल्क आपका फ्री मॉर्फीम है और वाई वाला है वो बाउंड मॉर्फीम है। फिर अगला जो शब्द है स्कॉलरशिप, तो ये भी 2 मॉर्फीम से मिलकर बना है, एक स्कॉलर है और दूसरा है शिप। तो स्कॉलर अपने आप में एक फ्री मॉर्फीम है और शिप है बाउंड। अभी आपका ये प्रश्न होगा कि शिप जो है इसका तो अलग से अर्थ है, तो ये फ्री क्यों नहीं है? तो ये बाउंड मॉर्फीम है, ये शिप फ्री मॉर्फीम इसलिए नहीं है क्योंकि शिप का जो अर्थ आप लोग सोच रहे हो उसका अर्थ स्कॉलरशिप के साथ जो अर्थ है उससे उस श्रेणी का या उससे मैच खाता नहीं है। तो वो जो शिप आप जो
अर्थ देख रहे हो वो अलग है। फिर है शिप्स। शिप्स भी दो मॉर्फिम से मिलकर बना है, एक शिप और दूसरा एस। ये भी दो मॉर्फिम है, शिप फ्री मॉर्फिम से बना है और एस बाउंड मॉर्फिम है। फिर अगला जो शब्द है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट शब्द में भी दो मॉर्फिम है, एक ट्यूब है और दूसरा लाइट है। ट्यूब भी फ्री मॉर्फिम है और लाइट भी फ्री मॉर्फिम है। फिर अगला जो शब्द है फ्रीडम। फ्री प्लस डम, तो फ्री मॉर्फिम है और डम बाउंड मॉर्फिम है। इस प्रकार ये दो मॉर्फिम से मिलकर बना है। और अगला जो शब्द है नॉजी, तो इसको अपन नॉजी को करेंगे तो NOISE, नॉइज प्लस वाई, ये दो मॉर्फिम से मिलकर बना है। नॉइज फ्री मॉर्फिम है और वाई को अपन बाउंड मॉर्फिम। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि किसी भी वर्ड का निर्माण मॉर्फिम से मिलकर बना है। उस वर्ड का निर्माण सिंगल मॉर्फिम से भी हो सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। और मॉर्फिम को अपन कैटेगराइज करके देख लिया संरचना के आधार पे कि वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, बाउंड भी हो सकते हैं, एक फ्री होता है और बाउंड भी आ सकते हैं इसके साथ। इस तरीके से वर्ड्स का निर्माण होता है। अब अपन देखेंगे सेंटेंस ही इज ए टीचर। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है ही इज ए टीचर। इन दिस सेंटेंस वर्ड 4 एंड मॉर्फिम 5। इसमें जो आपको सेंटेंस सामने दिखाई दे रहा है इसमें अपन वर्ड गिनेंगे। ही 1, इज 2, ए 3, टीचर 4। इस तरीके से इस सेंटेंस में अपने को 4 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। अब अपन मॉर्फिम की बात करते हैं तो मॉर्फिम इसमें 5 है। पहला ही जो वर्ड है उसमें एक सिंगल मॉर्फिम है, फ्री मॉर्फिम है, इंडिपेंडेंट मॉर्फिम है ही। और अगला है इज। इज में इज एक मॉर्फिम है, ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है। अगला वर्ड है ए। ए भी अपने आप में एक फ्री मॉर्फिम है, इंडिपेंडेंट है। फिर अगला वर्ड है टीचर। टीचर में टीच और अर दो मॉर्फिम से मिलकर इस वर्ड का निर्माण हुआ है। तो टीच है जो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, और अर है वो है बाउंड मॉर्फिम। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि एक जो सेंटेंस है उसमें वर्ड्स जितने हो उतना जरूरी नहीं कि मॉर्फिम हो। तो इसको एनालिसिस करके अपन ने देखा वर्ड 4 है और मॉर्फिम 5 है। अब अपन बात करते हैं सेंटेंस की। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सेंटेंस भी इसी तरीके से होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज हो उसको अपन सिंपल सेंटेंस कहेंगे। और कंपाउंड में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, अपने आप में जुड़े हुए हो, तब उसको कंपाउंड कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसको अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे सेंटेंस में मतलब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट हो तब कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और दोनों इंडिपेंडेंट हो तब कंपाउंड है, और एक इंडिपेंडेंट सिंगल है तब सिंपल है। इसी तरीके से अपन वर्ड्स को भी सिंटैक्टिक आधार पे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जैसे सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड में वही बात होगी, एक इंडिपेंडेंट अकेला मॉर्फिम है तो सिंपल वर्ड है। और कंपाउंड वर्ड है अगर उसमें दो इंडिपेंडेंट मॉर्फिम से मिलकर बना है तो वो कंपाउंड है। और कॉम्प्लेक्स में अपन बात करते हैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्फिम हो और एक बाउंड मॉर्फिम हो तो वो कॉम्प्लेक्स वर्ड है। अब अपन इनको इस बात को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा जो वर्ड है बुक, बुक एक सिंगल मॉर्फिम से मिलकर बना हुआ है, एक ही इंडिपेंडेंट मॉर्फिम है इसमें बुक, तो ये है सिंपल वर्ड। और अगला जो शब्द है बुकवर्म, बुकवर्म में दो मॉर्फिम से मिलकर बना है, एक मॉर्फिम है बुक, दूसरा है वर्म, दोनों ही इंडिपेंडेंट मॉर्फिम है, इसलिए इसको अपन कंपाउंड वर्ड की श्रेणी में रख सकते हैं। और तीसरा जो आपका शब्द है वो है बुकिंग। बुकिंग में एक इंडिपेंडेंट और एक बाउंड मॉर्फिम,
बुक है वो इंडिपेंडेंट मॉर्फिम है और आईएनजी वाला जो है वो है बाउंड मॉर्फिम। तो इस तरीके से बुकिंग जो वर्ड है वो दो मॉर्फिम से मिलकर बना है, बुक प्लस आईएनजी। तो इसको अपन कॉम्प्लेक्स वर्ड की श्रेणी में रख सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसी तरीके से अपन वर्ड्स को भी इसी तरीके से एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ड है, उसका किस तरीके से सिंटैक्टिक पैटर्न है, उसकी संरचना कैसे हुई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बना है। फ्रेज क्या है, हमारे सामने ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रही है फ्रेज की डेफिनेशन, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टैंडिंग टुगेदर एज ए कंसेप्चुअल यूनिट टिपिकली फॉर्मिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए क्लॉज। तो फ्रेज क्या है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का छोटा समूह है, स्टैंडिंग टुगेदर एज ए कंसेप्चुअल यूनिट, जो कि कंसेप्चुअल यूनिट के रूप में एक कंपोनेंट होता है, किसका, क्लोज का, उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फिर अगली डेफिनेशन देखो, ए फ्रेज इज ए सिंटैक्टिक यूनिट ऑफ ए क्लॉज विच इज मेड ऑफ ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या है, सिंटैक्टिक यूनिट है, किसकी, क्लॉज की, जो कि एक शब्द या शब्दों के समूह से बनी हुई है। इट इज यूज्ड इन फंक्शन, और ये क्या फंक्शन करती है, क्या कार्य करती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल का कार्य करती है, किसमें, क्लोज में। तो एक बार अपन दोबारा से समझेंगे कि फ्रेज एक सिंटैक्टिक यूनिट है, किसकी, क्लॉज की, जो कि एक शब्द या शब्दों के समूह से मिलकर बनती है, और इट इज यूज्ड इन फंक्शन टर्म्स जस्ट लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। तो ये आपके क्लोज में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल का फंक्शन करती है, कौन, फ्रेज करती है। और ये क्लोज की एक सिंटैक्टिक यूनिट है, यानी क्लोज का एक पार्ट है, क्लोज का एक हिस्सा है फ्रेज, जो कि फंक्शन करती है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल का क्लोज के अंदर। समझते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से। आपको सामने एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, ए ब्लैक हॉर्स इज रनिंग, ए ब्लैक हॉर्स इज रनिंग। अब इस एग्जाम्पल को अपन देखेंगे तो इसमें फ्रेज के रूप में इसके मैं डिवाइड करूंगा। ए ब्लैक हॉर्स, ये एक फ्रेज है, और इज रनिंग, ये क्या है, दूसरी फ्रेज है। तो इस क्लॉज या इस सेंटेंस को हमने देखा, तो इसमें अपन वर्ड्स के हिसाब से इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 वर्ड अपने को दिखाई दे रहे हैं, ए ब्लैक हॉर्स इज रनिंग। और फ्रेज के रूप में हम इसको देखें तो ए ब्लैक हॉर्स एक फ्रेज है और इज रनिंग दूसरी फ्रेज है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, मोहन इज इल। इसमें अपने को वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मोहन, इज, इल, 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, और फ्रेज भी कितनी है, 3 है। मोहन अलग फ्रेज है, इज अलग फ्रेज है और इल अलग फ्रेज है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि फ्रेज है वो ऊपर वाले सेंटेंस में अपन ने देखा, ए ब्लैक हॉर्स 3 शब्दों से मिलकर एक फ्रेज बनी है, और दूसरी फ्रेज है इज रनिंग, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बनी है, और नीचे वाले सेंटेंस में मोहन इज इल में फ्रेज एक एक शब्द की भी है। तो इस तरीके से अपन एक बार उस जो उसकी डेफिनेशन है उसको दोबारा से देखते हैं कि शब्द या शब्दों का समूह है हो सकती है फ्रेज, उसमें एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, जो कि हमारे सामने एग्जाम्पल से साफ साफ समझ में आ रहा है। इसके अलावा
अब ये फ्रेज आप ये पूछना चाहेंगे कि ये कौन कौन सी फ्रेज है, जैसे ए ब्लैक हॉर्स कौन सी फ्रेज है, इज रनिंग कौन सी फ्रेज है, मोहन कौन सी फ्रेज है, इज कौन सी फ्रेज है, इल कौन सी फ्रेज है। तो इन सब का आप आगे देखते रहिए, क्योंकि हमने जैसा कि कहा था कि हम बिगनिंग से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो बिगनिंग से पढ़ाएंगे तो जो छात्र छात्राएं विद्यार्थी बिगनिंग से पढ़ना चाहते हैं उनके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आगे जो आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये कौन कौन सी फ्रेज है। आप आगे देखते रहिए निरंतर वीडियोज़ को। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ड 3 है, फ्रेज 3 है मोहन इज इल वाले में। और इसको अब एक बार अपन पीछे रिवाइज करते हैं। मॉर्फिम, मॉर्फिम भी इसमें 3 है। मोहन एक सिंगल इंडिपेंडेंट मॉर्फिम से मिलकर बना हुआ वर्ड है, इज सिंगल इंडिपेंडेंट मॉर्फिम है और इल सिंगल इंडिपेंडेंट मॉर्फिम है। इस तरीके से मॉर्फिम भी इस सेंटेंस में 3 है, वर्ड भी 3 है, फ्रेज भी 3 है। एवरीडे स्पीच, ए फ्रेज इज एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफन कैरिंग ए स्पेशल इडियमेटिक मीनिंग। एवरीडे स्पीच की दिन प्रतिदिन की जो भी आपका स्पीच होता है उसमें फ्रेज इज एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एक कोई भी शब्दों का समूह होता है। ऑफन कैरिंग ए स्पेशल इडियोमेटिक मीनिंग, जो कि कैरी करता है क्या, स्पेशल इडियोमेटिक मीनिंग, उसमें मीनिंग होता है। इन दिस सेंस इट इज सिनोनिमस विथ एक्सप्रेशन, जो कि किसके समानार्थक है, एक्सप्रेशन के समानार्थक है। इन लिंग्विस्टिक एनालिसिस a phrase is a group of words that functions as a constituent in the syntax of a clause। तो इसमें भी वही बात है कि फ्रेज एक शब्दों का समूह है जो कि फंक्शन करता है क्या, सिंटैक्स ऑफ ए क्लॉज, क्लॉज की संरचना में फंक्शन करता है, वही SVOCA का। आगे हम देखते हैं फ्रेज। A phrase can be a part of some other phrase। एक फ्रेज है वो किसी दूसरी फ्रेज का पार्ट भी बन सकती है। A phrase can be a part of some other phrase। एक जो फ्रेज है वो किसी दूसरी फ्रेज का पार्ट भी बन सकती है मॉडिफायर के रूप में। ये आप आगे आप एग्जांपल्स से समझ जाओगे। फ्रेज, ये जो परिभाषा है इनके आधार पे हम फ्रेज की जो हमारे सामने विशेषताएं निकल के आई है उनको एक बार दोबारा से लिखते हैं। ए सिंटैक्टिक यूनिट है फ्रेज, इन ए क्लॉज SVOCA का फंक्शन करती है, और फ्रेज का पार्ट भी हो सकती है, मतलब मॉडिफायर बन सकती है। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर फ्रेज बनती है। तो इस तरीके से ये फ्रेज की जो क्वालिटीज है ये हमारे सामने निकल कर आती है। आगे हम देखते हैं फ्रेज, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो एक मैंने एग्जाम्पल लिया है गो। तो गो जो एग्जाम्पल है उसमें सेंटेंस एक है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, तो अपन बात करेंगे सेंटेंस एक। और गो ये एक क्लॉज है। इस सेंटेंस में कितने क्लॉज है अपन देखें तो ये एक सिंगल क्लॉज है। और इसी एग्जाम्पल का अपन फ्रेज के रूप में एनालिसिस करें तो अपन देखेंगे फ्रेज कितनी है इस सेंटेंस में, एक फ्रेज है जो कि कौन सी है, गो, मतलब एक सिंगल वर्ब फ्रेज से मिलकर बना हुआ ये एग्जाम्पल है, तो फ्रेज भी एक ही है। फिर अपन बात करते हैं गो वर्ड के रूप में, तो ये एक सिंगल वर्ड है जो कि क्या है आपके सामने है, वर्ब, वर्ड कैटेगरी में इसको वर्ब कहते हैं। तो ये एक सेंटेंस है जो सिंगल वर्ड से मिलकर बना है। अब अपन बात करें मॉर्फिम की, तो इस जो सेंटेंस है इसमें मॉर्फिम भी एक ही है, गो, जो कि इंडिपेंडेंट मॉर्फिम है। गो सिंगल इंडिपेंडेंट से मिलकर बनाया अपन ने, जैसा कि पीछे देखा गो। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि गो का जो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है ये इसमें सेंटेंस के रूप में देखें तो ये एक है, और इसमें क्लॉज एनालिसिस करें तो एक क्लॉज से मिलकर बना हुआ सेंटेंस है। ये एक फ्रेज के रूप में देखें तो इसमें एक सिंगल फ्रेज है जो कि वर्ब फ्रेज है,
और वर्ड के रूप में इसको देखें तो अपन देखते हैं कि एक सिंगल वर्ड से मिलकर बना हुआ सेंटेंस है जो कि वर्ड कैटेगरी में वर्ब के रूप में है। और मॉर्फीम के रूप में देखें तो अपन देख पा रहे हैं कि ये एक सिंगल मॉर्फीम जो कि इंडिपेंडेंट फ्री मॉर्फीम है उससे मिलकर बना है, और फनीम भी इसमें एक ही है। आगे अपन देखते हैं, जैसा कि अपन ने पीछे ब्लॉक बिल्डिंग में पढ़ा था फनीम, मॉर्फीम और उसके बाद वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। तो अब अपन बात करते हैं कि वर्ड, फनीम की अपन बात कर चुके, वर्ड फनीम से मिलकर मॉर्फीम से मिलकर बनता है, और फनीम है वो सिर्फ ध्वनि होती है। तो अब अपन बात करते हैं वर्ड। अब जी ये अपन जितनी भी आगे इंग्लिश के ग्रामर है ये पढ़ेंगे। आपकी बुक्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, 18, 20, 25, 30 टॉपिक होते हैं। उसको देखते ही विद्यार्थी क्या है, घबरा जाता है, फियर, उसको एक डर लगता है इंग्लिश का। एज ए फॉरेन लैंग्वेज वो सोचता है कि इतने सारे टॉपिक है, हाउ कैन आई लर्न। तो इस डर को मिटाने के लिए हमने क्या है कि इस ग्रामर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप लोगों को टॉपिक्स की संख्या है वो बहुत कम लगेगी। तो अब अपन जैसे फनीम और मॉर्फीम देख चुके, इसके बाद अपन पढ़ेंगे वर्ड। अब वर्ड के अंदर हम देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से अलग टॉपिक में पढ़ते हैं। तो ये सब एक वर्ड की ही कैटेगरी है। नाउन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, रमेश, सुरेश, ये क्या है, एक वर्ड ही तो है, सिंगल वर्ड। ही, सी, ये क्या है, एक वर्ड है। गो, कम, ये क्या है, एक वर्ड है। हैप्पी, ये क्या है, वर्ड है। इनसाइड, आउटसाइड, वर्ड है। इन, ऑन, एट, ये सब वर्ड है। बोथ, एंड, वर्ड है। अल्लाह, हरि, तो ये सब क्या है, वर्ड्स है। तो इन सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये नाम ही अलग है, बाकी है तो एक वर्ड की कैटेगरी। तो इस सब को हम वर्ड कैटेगरी के अंदर बारी बारी से आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे। फिर अपन बात करते हैं फ्रेज। फ्रेज जैसा कि अपन पीछे पढ़ चुके कि एक ग्रुप सिंगल वर्ड की भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की भी हो सकती है, जिसमें एक मीनिंग कंटेन होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। और ये क्लॉज का पार्ट होती है, क्लॉज में SVOCA का फंक्शन करती है। तो फ्रेज को समझने के लिए हमें इन फ्रेज के प्रकार भी समझने पड़ेंगे, क्योंकि फंक्शंस तभी समझ में आएंगे जब आप फ्रेज को जानोगे। तो एक बार मैं मोटा मोटी बता देता हूँ, फिर विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। पहला है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज और जेनेटिव फ्रेज। जैसा कि आप देख रहे हो इस स्लाइड में, NP का मतलब है नाउन फ्रेज, और ADJP का मतलब है एडजेक्टिव फ्रेज, VP का मतलब है वर्ब फ्रेज, ADVP का मतलब है एडवर्बियल फ्रेज, और PP का मतलब है प्रेपोजिशनल फ्रेज, और GP का मतलब है जेनेटिव फ्रेज। तो ये सारी जो 6 फ्रेज आप सामने देख रहे हो ये क्लॉज में फंक्शन करती है SVOCA का। इसका हम विस्तार से आगे डिटेल में चर्चा करेंगे आगे एक वीडियोस में। हाँ, तो अपन नाउन फ्रेज की डेफिनेशन से बात कर रहे थे। तो हमने डेफिनेशन देखी कि नाउन फ्रेज है वो, उसमें नॉमिनल पावर होता है और वो नाउन की तरह ही फंक्शन करती है, और इसमें नाउन और या इंडेफिनेट प्रोनाउन इसके हेड वर्ड होते हैं। और नाउन फ्रेज वेरी कॉमन होती है। नाउन फ्रेज ऑफन फंक्शंस एज वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और प्रेडिक्टिव एक्सप्रेशंस, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ प्रेपोजिशन इस तरीके के क्लॉज में फंक्शन करती है, मतलब सब्जेक्ट के फंक्शन करती है, ऑब्जेक्ट के करती है, और प्रेडिक्टिव एक्सप्रेशंस और प्रेपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस तरीके के फंक्शन नाउन फ्रेज करती है। और एक बात अपन ने और देखी, नाउन फ्रेजेस कैन बी एम्बेडेड इनसाइड ईच अदर। फॉर इंस्टेंस, तो नाउन फ्रेज मतलब अपनी ही एक फ्रेज, एक जो फ्रेज है पहली नाउन फ्रेज, उसका हिस्सा भी हो सकती है दूसरी नाउन फ्रेज। मतलब इसको अपन ने जो मॉडिफायर वाली बात देखी थी ना, उससे समझो कि एक नाउन फ्रेज है वो दूसरी नाउन फ्रेज का हिस्सा भी हो सकती है, ये वाली बात इसमें बताई गई है। आगे अपन देखते हैं, द इलेक्शन ईयर पॉलिटिक्स आर एनोइंग फॉर मैनी पीपल।
दूसरा सेंटेंस है द गर्ल्स आर वेटिंग फॉर मी, और तीसरा सेंटेंस है ही इज ए बॉय। अब अपन इसका फ्रेज एनालिसिस करते हैं तीनों सेंटेंस का। तो अपन देखते हैं, जैसा कि अपन ने कहा था कि भाई ठीक है अपने को इंग्लिश का फियर है वो गायब करना है, तो फियर गायब करना है तो अपन सबसे पहले, आप लोगों को हो सकता है कि भय लग रहा हो, तो छोटे वाले सेंटेंस से बात करते हैं, ही इज़ ए बॉय। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, 4 वर्ड का सेंटेंस है, ही इज ए बॉय, और इसका फ्रेज एनालिसिस करें अपन तो ही एक फ्रेज है, इज एक फ्रेज है, और ए बॉय एक फ्रेज है। इस तरीके से 3 फ्रेज है इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर। ही है मतलब एज ए क्लॉज, इसका ये तो अपने फ्रेज की बात कर ली। अब अपन एक बार फ्रेज की ऐसे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फ्रेज है। ही इज ए बॉय, तो ही है वो नाउन फ्रेज है, इज है वो वर्ब फ्रेज है, और ए बॉय है वो क्या है, अगेन नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज कैसे है, ए बॉय 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई फ्रेज है, 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई फ्रेज है। इसमें ए है, ये है क्या, मॉडिफायर देखो मैं आपको बता दूं एक बार, जैसा कि आप आगे क्लास में पढ़ोगे तो पता चलेगा। मॉडिफायर 2 तरीके के होते हैं, एक फ्री मॉडिफायर, एक पोस्ट मॉडिफायर। मतलब पहले आके जो मॉडिफाइड करते हैं किसी भी फ्रेज को वो फ्री मॉडिफायर है, और बाद में जो लग के मॉडिफाई करते हैं उसको पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। अब जैसे अपन ने ये देखा ए बॉय, तो ए बॉय में ये जो ए पहले लगा हुआ है ये इस बॉय वर्ड का मॉडिफायर है, इसके बारे में ही मतलब एक्स्ट्रा सूचना दे रहा है मॉडिफायर। तो बॉय इसका हेड वर्ड है इस फ्रेज का, और हेड वर्ड एक नाउन होने के नाते इस ये क्या है, नाउन फ्रेज है। तो ए बॉय क्या नाउन फ्रेज है, और इज क्या है, इज वर्ड कैटेगरी के अंदर वर्ब है, और वर्ब अगर हेड वर्ड है तो ये क्या है, वर्ब फ्रेज है। अपन आगे जब वर्ब फ्रेज की बात करेंगे तब आपके समझ में आगे आ जाएगा। अभी ये एग्जांपल इसमें नाउन फ्रेज में आया तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। फिर ही क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन है तो किसी भी नाउन फ्रेज का हेड वर्ड नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, तो ये भी क्या, नाउन फ्रेज है। अब अपन ने बात की थी कि नाउन फ्रेज कौन कौन से फंक्शन करती है। नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का फंक्शन करती है, ऑब्जेक्ट का करती है, कॉम्प्लीमेंट का करती है, और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का करती है। तो अपन बात करें ही कहाँ पे बैठा है भाई, क्लोज एनालिसिस के हिसाब से देखो सब्जेक्ट की जगह बैठा है, तो क्या है, नाउन फ्रेज है। बिल्कुल सही बात है, नाउन फ्रेज का कर सकती है, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकती है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया एस। फिर देखो इज क्या है भाई, वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज अपन पहले बात कर ली, तो वर्ब फ्रेज है, वर्ब का फंक्शन करेगी। मतलब ये नाउन फ्रेज कभी नहीं हो सकती वर्ब वाली जगह पे। वी क्लोज एनालिसिस के हिसाब से बात करेंगे ना अपन, तो एस वी सी ये इसका क्लोज एनालिसिस है इस सेंटेंस का। ही इज ए बॉय, इसका ही क्या है, एस है, इज क्या है, वी है, और ए बॉय क्या है, सी है। ए बॉय क्या है, हो गई भाई कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट वापिस नाउन फ्रेज है। अब देखो अपन बात करते हैं द गर्ल्स आर वेटिंग फॉर मी। अब इसका अपन एक बार फ्रेज बना दें, तो द गर्ल्स क्या है, एक फ्रेज है जो कि क्या, नाउन है, क्योंकि गर्ल्स नाउन है वो इसका हेडवर्ड है, और द क्या है, प्री मॉडिफायर है, तो ये हो गई नाउन फ्रेज, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आर वेटिंग, ये क्या है, वर्ब फ्रेज है, पूरी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, और फॉर मी क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, और उसके बाद प्रेपोजिशनल के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन फ्रेज का फंक्शन है बिल्कुल। तो ये क्या, इसको अपन फ्रेज के रूप में प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, ठीक है। और क्लोज के रूप में एस वी ओ सी ए की भाषा में अगर बात करें तो द गर्ल्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर वेटिंग क्या हो गया भाई, वर्ब हो गया एस वी, और इसके बाद फॉर मी ये क्या हो गया, एस वी की अपन ने बात कर ली, ओ है नहीं ये, और इसके बाद शी ये है नहीं, और ये क्या है, ए एडवर्बियल, ये एक्स्ट्रा बार जानकारी दे रहा है मतलब वर्ब की, ठीक है। आगे देखो द इलेक्शन ईयर पॉलिटिक्स। अब देखो अपन बात करते हैं इस सेंटेंस की, द इलेक्शन ईयर पॉलिटिक्स आर एनोइंग फॉर मैनी पीपल। अब देखते हैं अपन द इलेक्शन ईयर पॉलिटिक्स, देखो
ये इतनी बड़ी 4 शब्दों की एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या है, नाउन है, और ये इसका हेड वर्ड है, और ये सब बाकी इसके क्या है, प्री मॉडिफायर। ईयर इसका प्री मॉडिफायर है, इलेक्शन है, द है, तो इस हिसाब से क्या है भाई, तीन तीन ये सब मॉडिफायर है, और पॉलिटिक्स क्या है, हेड वर्ड है। तो एक बात ये भी ध्यान में रखना कि एक कोई भी फ्रेज है उसके प्री मॉडिफायर कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3। अब इसका हम एनालिसिस ऐसे भी कर सकते हैं, आगे देखो, आर एनोइंग ये क्या है, वर्ब फ्रेज हो गई एक साथ, और फॉर मैनी पीपल क्या हो गया, वो ये एडवर्बियल हो गया। तो इस तरीके से ये अपन अभी क्या सिर्फ नाउन फ्रेज को देख रहे हैं, तो बाकी फ्रेज पे एक बार इतना नहीं उलझें, बारी बारी से हम देखेंगे पहले, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये लगभग 30-35 मिनट का वीडियो बन चुका है, ज़्यादा आप देख नहीं पाओगे, उबाऊ महसूस करोगे। अगले वीडियो में हम अपन बात करते हैं नाउन फ्रेज के बाद वर्ब फ्रेज और अन्य फ्रेजेस की, और फिर इसके बाद निरंतर इसी क्रम में अपन ग्रामर को पढ़ते जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। और मैं अपना ये एक बार आपको मोटो क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी जो क्वालिटी एजुकेशन है जो सीख करके प्रतिष्ठित कोचिंग्स में पढ़ाई जाती है वो सब तक पहुंच सके ज्ञान आसानी से। इसलिए आपको घर बैठे ये सुविधा फ्री में मिल रही है, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे की वीडियोज़ में मैं इसी तरीके से बारीकी से बात करता जाऊंगा। अभी क्या हमारे पास थोड़े से संसाधन लिमिट में है, बाकी 1-2 दिन में नए जो भी वीडियोज आ रहे हैं वो अच्छे संसाधन से अच्छे बनाए हुए आएंगे, तो निश्चित रूप से आपको बेहतर लाभ मिलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।